नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग भूगोल विषय के साथ साथ इतिहास विषय को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इतिहास विषय का अध्ययन करने के क्रम में हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इतिहास का जो विभाजन है वो किस आधार पर करके इसको पढ़ा जाता है। तो भारत का जो इतिहास है इसको साम्राज्यवादी इतिहासकार, जिन्हें ही कहा जाता है ब्रिटिश इतिहासकार या यूरोपीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है। तो भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास को साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने 3 कालखंडों में विभाजित किया है। तो उन्होंने मानव के आगमन से लेकर, जब पृथ्वी पर मानव का आगमन हुआ उससे लेकर जब भारत में 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम आता है, तो उसके बीच के टाइम को उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास के रूप में वर्गीकृत किया। तो प्राचीन भारत का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें मानव के आगमन से लेकर 712 ईस्वी तक के कालखंड को देखते हैं। फिर साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने 712 ईस्वी से लेकर, कुछ जो विद्वान हैं वो 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बीच के कालखंड को मध्यकाल का इतिहास के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तथा कुछ विद्वान, जो कुछ इतिहासकार हैं, वो 1757 में जो प्लासी की घटना घटित हुई थी उसको आधार बनाकर भारत को मध्यकाल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो जो मध्यकाल है, मोहम्मद बिन कासिम जब आता है भारत, उस कालखंड से लेकर 1757 और कुछ इतिहासकार 1707 ईस्वी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद जो भी मुगल शासक हुए थे वो अत्यंत ही कमजोर साबित हुए थे। तो इसमें कहा जाता है कि इससे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बीच के कालखंड को मध्यकाल के रूप में पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से कुछ इतिहासकार 1757 जब प्लासी की घटना घटित हुई थी तो उसके बीच के कालखंड को मध्यकाल कहा जाता है। फिर 1757 से या 1707 से जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बीच के कालखंड को कहा जाता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। तो ये हो गया साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जो भारत के इतिहास का वर्गीकरण किया है। उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग 1707 से या 1757 में जो प्लासी की घटना घटित हुई थी, फिर भारत की आज़ादी जो 1947 में मिली थी, उसके बीच के कालखंड को आधुनिक काल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो भारत का इतिहास है उसको पुरातात्विक साक्ष्यों एवं जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ जो लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, उसके आधार पर भी भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहले कालखंड को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक जो काल है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है मानव के आगमन से लेकर 3000 BC पूर्व के समय को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। तो इसमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य खनन से जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसको इसमें आधार बनाया जाता है। साथ ही साथ इस कालखंड में कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए इस कालखंड को पाषाण संस्कृति या पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं वो पाषाण के माध्यम से इसमें जानकारी उपलब्ध होती है। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर भारत के इतिहास को आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इसमें जो साक्ष्य मिलते हैं, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित सामग्री दोनों प्राप्त होते हैं। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं
तो ये भी प्राप्त होते हैं। इससे भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से लिखित सामग्री अर्थात इससे ये पता चलता है कि आदि ऐतिहासिक काल में मानव ने लिखना पढ़ना सीख लिया था। मानव ने लिखना पढ़ना सीख लिया था, परंतु उस समय की जो लिपि वो लोग यूज करते थे या प्रयोग करते थे, उसको वर्तमान समय का मानव पढ़ नहीं सका है। वर्तमान का जो मानव है उसको पढ़ नहीं सका है, किंतु उस समय के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। तो जिससे क्या कहा जाता है कि ये जो संस्कृति थी ये आद्य ऐतिहासिक संस्कृति थी। आद्य ऐतिहासिक मतलब इसमें लिखित सामग्री के साथ साथ जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ये दोनों ही प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो इसका कालखंड जो है 3000 BC से लेकर 600 BC पूर्व के बीच के कालखंड को इसमें वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। तो इसी कालखंड में दो सभ्यताएं विकसित हुई भारत में। पहली सभ्यता जो विकसित हुई उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता यह भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुई थी। उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र वर्तमान में भारत के राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का जो पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। इसके बाद भारत में जो द्वितीय सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो सामग्री प्राप्त होती है खनन से प्राप्त या पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं, सिक्के और मोहरे, उससे इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इसमें जो लिखित सामग्री प्राप्त हुई है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस कारण से इस कालखंड को आद्य ऐतिहासिक कालखंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का जो समय है ये 600 BC से लेकर उसके बाद के समय को ऐतिहासिक काल के रूप में वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित सामग्री दोनों प्राप्त होती है, साथ ही साथ जो भी लिपि प्राप्त होती है उसको पढ़ा भी जा सका है, जिसके कारण इसमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं पुरातात्विक और लिखित सामग्री के रूप में प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ विदेशी जो लेखक हैं उनके द्वारा भी कई विदेशी विवरण प्राप्त होते हैं, जिससे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाषाण काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।